जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, हमारी पाक अफवाज, या हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह पुलिस और रेंजर्स और बाकी एफसी बाकी इदारे जो इन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हम उन सबकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। आज 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। एक तो कल जो एक हुई थी सिंध कैबिनेट की मीटिंग जिसमें अहम फ़ैसले हुए थे, उसका आपके पास हैंड आउट आ गया था, लेकिन हर फैसले के पीछे जो है वो आवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। कल जिस तरीके से सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के जो है उसकी चेयरमैन की जो है मुकर्ररी थी, रफ़ीक अहमद शेख साहब को उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो सिंध हुकूमत यही चाह रही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पैरों पे खड़े हों और लोगों के मसाइल जो हमें हर बार कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे इश्यूज़ में देखना पड़ता है, तो हम कोशिश करें कि अपने तमाम जो इतनी हमारी इकाइयाँ हैं उनको अपने पैरों पे इतना मजबूत करें कि हम खुद कफ़ील होके अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे पास विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए 2026 के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट एक स्कीम लेके आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम और ये इनकलाबी कदम है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जितने भी फार्मर्स हैं उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो फार्मर्स हैं जो किसान का काम करती हैं। तो उनके लिए जिस तरीके से उनका पूरा डेटा बनाया जा रहा है और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए टारगेटेड, ताकि जी वो लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए किसान के लिए जो की जा रही है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि आप मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। वो भी वो लोग जो बेचारे बहुत मतलब रिमोट एरियाज़ में बसते हैं, उनका आप सोचें और उनके लिए इस तरह की स्कीम लेके आए। इसमें लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और उस पर जो है कैबिनेट ने एक छोटी कमेटी भी बनाई है जो कि जल्दी ही जो है वो इसको अपने सिफारिशात जो मुरतब देगी और जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम उन गरीब किसान ख़वातीन के लिए जो है शुरू कर दिया जाएगा। फिर कारोबारी रजिस्ट्रेशन में डिजिटल इस्लाहात के आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहें, एस बॉस के नाम से जो स्कीम एक सिंध हुकूमत ने शुरू की है, उसमें 16 महकमों के लिए ई लाइसेंसिंग पोर्टल जो है वो शुरू किया है। कोई भी आपने कारोबार शुरू करना है तो 16 महकमे ऐसे होंगे जो इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स देंगे और आपको 10 दिन के अंदर आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे आप पहले एक दफ्तर जाते हैं अपने कारोबार शुरू करने के लिए, दूसरा दफ्तर जाते हैं, तीसरे दफ्तर जाते हैं, लेकिन फिर आपको कहते हैं कि वो धक्के खाने पड़ते हैं सरकारी बिल्डिंगों में। अब आपका ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा और ऑनलाइन 10 दिन के अंदर आपको जो है आप जो भी कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए चाह रहे हैं कि नौजवान जो नस्ल जो आगे बढ़ के काम करना चाह रही है उनको ये इससे फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो हमारे इस वक्त हेल्थ सेक्टर में और रेलवे सेक्शन में ख़ास तौर पे जो थर पार्कर के रेलवे के लिए जिस तरीके से वहाँ पे लाइनें बिछाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो बिजली है। और उस एनर्जी सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली बनती है वो बनती है कोयले से। और कोयले के ज़रिए बिजली पैदा करना जो है उस पर वो सस्ते में सस्ती पड़ती है। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह हुकूमत सिंध ने $1 बिलियन से ऊपर ख़र्चा किया है, मोर देन $1 बिलियन हुकूमत सिंध ने खर्चा किया सिर्फ थर पार्कर के कोयले से। और वो कोयला सिर्फ सिंध सूबे के लिए नहीं निकलना है, वो कोयला से जो बिजली निकलनी है वो पूरे पाकिस्तान को जानी है, नेशनल ग्रिड में जानी है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि जो लोग हमेशा तनकीद करते रहते हैं हुकूमत सिंध पे, और बहुत आसान है, क्या किया है सब ने, एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया है कराची को टारगेट करके, और आप हमेशा सिंध हुकूमत पे आप हार्ड हिटिंग शुरू कर लें। हालांकि कराची के अपने मसाइल हैं और मैंने कहा कि कराची उन मसाइल के बावजूद जो है एक बहुत ही बड़े उस अपने चैलेंज से गुज़रता है डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने रोज़गार के लिए। वो पाकिस्तान के किसी और बड़े शहर में नहीं जाते। हालांकि बड़े बड़े तरक्याती लोग मिसाल देते हैं बाकी शहरों की,
वहाँ ये इन्फ्लक्स क्यों नहीं जाता? ये सारे लोगों का इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर रोज़ाना की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आप जाके देखें सोहराब रोड पे तो कितनी बसें आपकी उतरती हैं और कितने लोग नए आ रहे होते हैं और वो यहाँ पे कारोबार के लिए आ रहे होते हैं। फिर आप देखें कि सेहत की सहूलियत के लिए भी पूरे पाकिस्तान से लोग अपने इलाज कराने के लिए, क्योंकि मुफ्त इलाज और कहीं पे है नहीं इस तरह का, इस इतना हाई स्टैंडर्ड मुफ्त इलाज कहीं और नहीं, तो सारे लोग जो है वो कराची में आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि और हमारे माशाल्लाह से चंद मीडिया हाउसेस का हेड ऑफिस भी कराची में है, तो फिर वो कराची ज़्यादा टारगेट होता है और फिर मैं इसके ज़्यादा मोहर का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो उसके बावजूद चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कि कराची में चैलेंजेस हैं, और दिन रात वज़ीर आला सिंध, उनकी टीम, मेयर कराची, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, सब कराची के लिए दिन और रात कोशिश कर रहे हैं कि कराची का काम बेहतर से बेहतर तरीके से हो और जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोग फेस भी कर रहे हैं। इस वक्त भी मेगा प्रोजेक्ट्स अगर कहीं बन रहे हैं तो वो कराची शहर में बन रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त भी आपका जिस तरीके से शाहराह भुट्टो, जो कि इंशाल्लाह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाए, तो वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस तरीके से बेशतर अंडर पासिस बन रहे हैं, बेशतर सड़कें बन रही हैं, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब होता रहा है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स भी है, जो कि कराची को नहीं मिल रहा, हुकूमत सिंध को नहीं मिल रहा, जो कि पूरे पाकिस्तान, क्योंकि कराची में वाहिद पाकिस्तान की जगह है जहाँ पे पोर्ट है। उस पोर्ट में आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो यहाँ से होती है। तो पूरे पाकिस्तान का बॉटल नेक, अगर पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट करनी है या अपनी एक्सपोर्ट करनी है तो उसको कराची से ही उसकी सारी हैवी ट्रैफिक ने आके वहाँ से सामान को लोड करना है और ऑफ लोड करना है। तो उस हिसाब में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कहाँ का हो रहा है? कराची का हो रहा है। जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस टैक्स एक कानून में लगाया गया, वो कहाँ जमा हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहा है। उसके ऊपर अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला साहब की सरबराही में, और वो सारा उस पर कर रहे हैं काम। अभी वो कारोबारी अफराद से, हमारे भाइयों से, उनसे जो है वो टॉक्स ऑलमोस्ट कामयाब हो गई हैं कि हम चाह रहे हैं कि चलो कुछ हिस्सा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, क्योंकि कोर्ट सेटलमेंट करने के इरादे में नहीं है। तो ये आप हिसाब लगाएं कि जो आप मतलब इससे बड़ी क्या ज़्यादती होगी कि आप एक जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब भी करें और फिर उसका जो सेस टैक्स मिलना है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स है, उसको ठीक करने के लिए वो पैसे भी हुकूमत को ना मिले, वो भी कोर्टों में जमा हो और वहाँ पे सालों साल केसेस लगते हैं, वहाँ पे नहीं मिले, तो आप कैसे चीज़ें कर सकते हो? ये तो किसी को हाथ पाँव बांध कर फिर उससे हम नताइज वाली बात होती है ना। तो चलें, ये सारी चीज़ें कराची के लिए हो रही है। तो मैंने कहा कि जिस तरह, और सिंध वाहिद सूबा है जो जो स्कीम लेके आ रहा है वो जो है सिर्फ सूबे के लोगों के लिए या किसी शहर के लिए नहीं है। सिंध जो स्कीमें लेके आ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस है वो पूरे पाकिस्तान की हम सोच रख रहे हैं। अगर हम आज विंड से एनर्जी बना रहे हैं या थर पार्कर से कोयले से एनर्जी बना रहे हैं, तो वो कोयला, वो विंड जो है वो सिर्फ कराची या हैदराबाद या शिकारपुर या नवाबशाह इन शहरों के लिए नहीं जा रही, वो जा रही नेशनल ग्रिड में। तो हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिंध हुकूमत टैक्स पेयर की वो बिलियंस ऑफ रुपीज़, मैंने कहा कि $1 बिलियन ऊपर तो थर पार्कर के कोयले के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए कर रही है, पाकिस्तान का सोल्यूशन ढूंढ रही है। आज अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो आप आज मैं आपको ओपन में तमाम भाई जितने बैठे हैं साफ़ी, मैं कहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप अपनी मर्जी से मुझे किसी भी हॉस्पिटल ले जाएं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मैंने बताया, NICVT ले जाएं, SIUT ले जाएं, मुझे आप किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे किसी आप और हॉस्पिटल लेके जाएं, और वहाँ पे चलते हैं और OPD में जाते हैं, आप साइबर नाइफ ले जाएं, OPD में जाते हैं और वहाँ पे माइक लेकर चलते हैं, आप लोग माइक लेकर जाएं और उन पेशेंट जो भी आ रहे उनका इंटरव्यू करें, कहाँ से आए हैं। 50% ज़्यादा आपको पेशेंट से मिलेंगे जो कि मुल्क के बाकी हिस्सों से आते हैं इलाज कराने के लिए, मुफ्त में इलाज कराने के लिए। एक एक पेशेंट पे खर्चा होता है, ज़ाहिर है लाखों रुपए में खर्चा होता है। जब सिर्फ NICVT में जब स्टंट्स डलते हैं तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। वो जो अखराजात होते हैं वो हुकूमत सिंध पे कर रही है, वो किसी सूबे को बिल नहीं देती, उस शख्स को बिल नहीं देती। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो प्रोजेक्ट्स कर रही है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रही है, वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कर रही है। उसका हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान का हर शख्स को मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़े। अब अगर गंबट में जो है वो लिवर का और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो इससे पहले लंग्स और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे लोग भारत जाते थे इलाज कराने के लिए, मुल्क से बाहर जाते थे, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते थे वो और किसी बड़े मुल्क में जाते थे। अब पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट लंग्स का और लिवर का इलाज हो रहा है और उसमें हर शख्स करवा रहा है वो इलाज। तो आप ये देखें कि हेल्थ जहाँ पे हम आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बहुत आसान है कि हम बाकी सारी एनर्जी पे भी हम खर्चा नहीं करते,
कोई अखराजात नहीं करते, हम हेल्थ सेक्टर को भी छोड़ देते हैं, जिस तरह बाकी सारे सूबे छोड़ के बैठे हैं। ना वहाँ से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मुल्क के लिए, ना वहाँ पे जो है इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बन रही हैं। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि भाई सिर्फ सड़क 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 ही पूरा मुल्क है, तो नहीं है। हर इंसान को जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसको ज़रूरत जो हॉस्पिटल की पड़ती है। जब इंसान की कोई खुदा न खास्ता कोई सीवियर बीमारी होती है तो सबसे पहले उसको जो तकलीफ होती है वो हॉस्पिटल के लिए पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत सिंध ने फोकस किया हुआ, इसलिए मैंने कहा कि ये कल कैबिनेट ने भी जो बड़े बड़े फैसले हुए वो हेल्थ सेक्टर या रेलवे का वो किया। उसका मकसद क्या था कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो सहूलियत दे सकें। बाकी एक और आइटम मैं आपको बता दूँ, सिंध पुलिस ने बहुत ही अच्छा और उम्दा काम कर रही है। ख़ास तौर पे जो है वो सिर्फ मैं इस साल की आपको फिगर्स दूँ, 1 जनवरी से लेके आज 25 है मेरे ख्याल, आज 25 फरवरी है। ऑलमोस्ट इन 2 महीनों में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस ने एक्शंस किए हैं और उन एक्शन के बहुत अच्छे नतीजे निकले। इस वक्त टोटल जो इनकाउंटर्स पुलिस ने सिर्फ 2 महीने में किए हैं वो 120 इनकाउंटर किए हैं। उसमें से कोई 28 डाकू मारे गए हैं जो इनकाउंटर्स में। उसमें जो ज़ख्मी हालत में डाकुओं को गिरफ़्तार किया गया है वो 86 हैं। जो अरेस्ट डाकू हैं वो 96 हैं। और टोटल जो है जिन डाकुओं ने सरेंडर किया है, क्योंकि जो जिस तरह कच्चे में पुलिस का इस वक्त बहुत सख्त ऑपरेशन चल रहा है, तो जो और सबको शिकायत थी कि जी कच्चे में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो 187 जो है डेकॉइट्स उन्होंने सरेंडर किया है सिंध पुलिस के सामने। और उसमें जो मगवी थे वो 18 जो है वो रिकवर हुए हैं और बेशतर सैकड़ों की तादाद में वेपन्स जो है वो रिकवर हुए हैं। तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर के मद में चीज़ें थी, पहले कराची का लॉ एंड ऑर्डर हमने बेहतर किया। फिर जो कच्चे का इलाका जो कि बहुत ही नोटोरियस था, क्योंकि इसमें एक पंजाब का बॉर्डर होता था, जब यहाँ पे एक्शन होता था तो लोग पंजाब के बॉर्डर चले जाते थे। अब पंजाब अपने इलाके में एक्शन कर रहा है, सिंध पुलिस अपने इलाके में एक्शन कर रही है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस वक्त मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारे तमाम हाईवेज़ सिक्योर हैं, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट सिक्योर हैं। आवाम अपनी मर्ज़ी से उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सफ़र कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी जो कच्चे के इलाके की वजह से या जो अगवा बराए तावान की जो वाक़यात थे वो ऑलमोस्ट इस वक्त हम लोग ज़ीरो पर लेके आए हैं। तो इसमें सिंध पुलिस, इसमें ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहब की क़यादत में जिस तरीके से होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लज्जार साहब ने और नए IG साहब भी आ गए, जावेद ओडो साहब, ये सब मुश्तरका इनकी काविशों से ये अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। तो मैं सिंध के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि जी ये मैं बड़े बावसूख तरीके से बोल रहा हूँ कि आपके जो कच्चे के इलाके के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जहाँ पे अपर एरिया ऑफ सिंध में जहाँ पे प्रॉब्लम थे, अब वहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 187 लोगों ने, वो उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके ऊपर हेड मनी थी, उन लोगों ने आके सरेंडर किया है। जब उनको पुलिस के एक्शन का खौफ हुआ तो उन्होंने सरेंडर किया है। और फिर मैंने जिस तरह कहा कि 120 जो है इनकाउंटर्स हुए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 28 लोग इनकाउंटर्स में मारे गए, 86 डेकॉइट जो है ज़ख्मी हालात में गिरफ्तार किए गए और डेकॉइट अरेस्ट किए गए जो इनकाउंटर के बाद वो 96 हुए हैं। तो ये इस वक्त बेहतरी की सूरत हाल है और हुकूमत सिंध दिन रात फोकस्ड है, काम भी कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अवाम के वोटों से जो चुन के लोग आते हैं वो अवाम पर यकीन रखते हैं और हमें ही डिलीवर करना है, क्यों हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम और किसी फार्मों के ज़रिए नहीं आते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें वापस जब भी इलेक्शन होने हैं तो अवाम के पास ही जाना है और अवाम के पास जाके हमने अवाम से ही वोट लेना है। इसीलिए हमारा फोकस जो है वो मुसलसल तौर पर यही है कि हम हर सेक्टर में पब्लिक की खिदमत कर सकें। ये लाशा शकील साहब कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि 2 दिन पहले यहाँ जरदारी साहब आए थे, बिलाल साहब भी आए थे और जरदारी साहब जो है वो सिंध हुकूमत में नाराज हुए हैं कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा, 3 महीनों का कोई अल्टीमेटम दिया है और मोहसिन नकवी साहब को भी कमेटी में शामिल करने के लिए कहा गया। ये खबर दुरुस्त है या गलत है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में आप जब चाट खाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मसाला लगाते हैं। तो ये चाट मसाले वाली खबर है, इसका कोई दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग सुन लीजिए, कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे सबके बड़े हैं, वो ज़ाहिर बड़े डांट भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है
उनको जब पता है, जैसे ब्रीफिंग लेते हैं, ब्रीफिंग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी लेते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लेते हैं, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा भी तमाम महकमों से और देते हैं कि जी आप अच्छी चीज़ें करें, वो उनकी ताकीदें आती हैं, तो उस पर सारे वुज़रा, जितने भी वुज़रा हैं और मेयर साहबान हैं, वो ऑलरेडी सब उस पर काम करते हैं। इधर है डे टू डे लैज़ान होता है। जो चैलेंजेस कराची को, मैंने इतने सारे चैलेंज बता दिए, वो प्रेसिडेंट साहब को भी पता है कि कराची के चैलेंजेस क्या हैं, वो चेयरमैन साहब को पता है, सबको पता है। ऐसा नहीं हो रहा कि जी कि किसी चीज़ में कोई जानबूझ के काम नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आप बताएं कि आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहब रोज़ाना मीटिंग कर रहे हैं, कल भी वो विजिट करने गए थे, जहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल वजह से कोई सुस्त रवि है, तो वहाँ पे वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे के आते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। हम बीच में रेड लाइन में फंसे हुए थे, बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे, और टेक्निकल रीजंस थे, वो कोई ह्यूमन एरर नहीं था, ट्रांसपोर्ट महकमे की या किसी भी हुकूमत के महकमे की कोई बदनीयती नहीं थी। हम टेक्निकली अब फेडरल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से अगर रेट डबल हो गए और जो है आप देखें कि एक चैलेंजेस बढ़ गए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल से भी ऊपर चली जाएगी, तो ज़ाहिर वो टेक्निकल रीज़न है, उसको सुलझाने में गुत्थियों को टाइम लगता है। तो जहाँ पे ये चीज़ें प्रेसिडेंट साहब को, चेयरमैन साहब को, पार्टी की लीडरशिप को सबको पता है कि उनकी जितनी टीम है, चाहे उनके मेयर हों या उनके चीफ मिनिस्टर या लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हों, जितने भी मिनिस्टर हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी नीयत काम करने की है। अगर कोई काम जो है तो सुसरवी होगी तो फिर लीडरशिप उसको बोलेगी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ अच्छा सर, अभी काबीना इजलास के हवाले से कल जो है एक बड़ा अहम अच्छा फैसला भी जो है वो नजर आया, जिसका शायद आपने जिक्र नहीं किया। 33 अरब रुपए का कोई आप जदीद फायर सिस्टम जो है चाइना से खरीदने जा रहे हैं, तो सर उसकी क्या तफसीलात है, थोड़ा उस बारे में भी बताइए। देखिए जी, वो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है उसमें एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो तो कल सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि उसमें स्नॉर्कल्स लिए जा रहे हैं, फायर के आलात, ड्रोन्स भी लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो वो उसको जितना हमारा रेस्क्यू का सिस्टम है उसको एक तो यूनाइट भी कर रहे हैं हम, मतलब कि उसको अंडर वन अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं कि कभी 11 22 कर रहा है, KMC कर रहा है, बाकी कर, हम चाह रहे हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला सारे जितने भी हमारे रेस्क्यू के इदारे हैं वो उसको आ जाएँ, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाएँ। आफ्टर गुल प्लाजा वाला जो वाक़या था उसके बाद ज़ाहिर है इट वॉज आई ओपनर फॉर एवरीवन, और बहुत अफसोसनाक वाक़या था गुल प्लाजा का, सबके लिए वो अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद और ज़्यादा सख्त मेजर लिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने पहले भी कही, सिर्फ 2025 में कोई 1050 आग के वाक़या लगे थे कराची में, 1050 आग के वाक़यात हुए थे कराची में। वो आग के वाक़यात किसने बुझाए थे? वो इसी हमारी रेस्क्यू 1112 की टीम ने और KMC की फायर ब्रिगेड ने बुझाए थे। तो एक वाक़ये में ज़्यादा जहाँ हो गई तो हो गई जी। साहब ये बताएं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर का बताया, कराची के शहरियों को सबसे बड़ा मसला इस वक्त टूटी हुई सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटों का ना जलना है, और जो रिहेबिलिटेशन का काम है, गटर के ढक्कन ना होना, उस पर हम 2-3 महीने से सुन रहे थे कि 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, 8 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। कल फाइनली कैबिनेट ने भी उसकी अप्रूवल दे दी। आपने बताया ऑन ग्राउंड काम कब शुरू होगा, कब ये रोडें बन सकेंगी? देखिए काम चल रहा है, असल में चैलेंज एक नहीं है ना कराची। हमें अफसोस के बाद जब लोग कंपैरिजन करते हैं कराची को बाकी शहरों से करते हैं, बाकी शहरों की आबादी कितनी है, कराची की आबादी कितनी है? अच्छा देखिए, कराची की आबादी जो सेंसस ने डिक्लेयर की वो हम समझते हैं कि वो भी कम की, वो 2 करोड़ के करीब लेके आए। एक्चुअल जो है जो डेटा और जो कंपैरिजन लोग करते हैं कंपैरिजन, वो 3 करोड़ तक से ज़्यादा की कंपैरिजन कराची के लिए होता है। मैं एक और चीज़ बता दूँ, लोग कंपैरिजन करते हैं, चले लाहौर से भी अच्छी बात है, लाहौर के लोगों को जितना पीने का पानी है या पूरे पंजाब में पीने का पानी, वो सब सॉइल वाटर यूज़ होता है। कराची कोई वो सहूलत नहीं है सब सॉइल वाटर की। हमें पानी जो पूरे पाकिस्तान का से पानी हमें रिलीज़ हो रहा होता है, हमें उससे कराची के लोगों को पीने का पानी अरेंज करना है। ये आप कंपैरिजन करें तो पंजाब में बहुत आसान बात है ना कि पीने का पानी, हमारे पास सबसे बड़ा कराची में चैलेंज क्या है? पीने का पानी। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों ज़्यादातर हो रहा है? वो पीने के पानी की वजह से हो रहा है। आपके वाटर टैंकर्स की वजह से आपके ट्रैफिक के मामला ख़राब होते हैं, आपके वाटर टैंकर की वजह से आपके ट्रैफिक के मामला ख़राब हो रहे हैं, आपके वाटर टैंकर की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। तो ये चैलेंजेस बाकी सूबों को नहीं है, वहाँ सब सॉइल वाटर पर सारा गुजारा होता है। आपके पास सब सॉइल वाटर तो है ही नहीं, इस काबिल नहीं है कि आप सब सॉइल वाटर को आप पी सको। तो वहाँ पे कुदरती, वो सारी चीज़ें कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं कि उनको एक एज वहाँ पे है, हमारे पास वो एज नहीं है। हमें वही पानी पूरा खींच के जो है वहाँ लेके फिर दाबिश लेके पानी को हमने पूरे कराची पर और करना है। और दूसरा, कराची की जो रोज़ाना की जो ट्रैफिक और रोज़ाना की जो आबादी है ना, ये आपका इसका कंपैरिजन किसी शहर से नहीं कर सकते, आप मुल्कों से कर सकते हैं। दुनिया में आप देखें कितने ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ कराची जितनी है। अगर आप उसको करके आए फिर आपको उसको ट्रीट करना है एज ए मुल्क,
और हम समझते हैं कि ठीक है कोई एक मेयर और मतलब एक चीफ मिनिस्टर एकदम अचानक आके इसको कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और एक उस एरिया नहीं है, कराची में बहुत जगहों पर ट्रैफिक के इसके सड़कों के इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी उन्होंने विज़िट किए हैं। इस संडे को भी चीफ मिनिस्टर साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के इन सारे बल्दिया का पूरा एरिया उन्होंने विज़िट किया, एक जगह जाके वहाँ सड़कें देखी, सारी चीज़ें। वो चैलेंजेस को समझ रहे हैं। अब हमारे पास और चैलेंजेस क्या हैं? मैंने कहा कि हम लोगों को सिर्फ पोर्ट के जहाँ पे बेनिफिट हैं, वहाँ पोर्ट्स के जो डीमेरिट्स हैं सबसे ज़्यादा कराची को फेस करने पड़ते हैं। वो डीमेरिट्स क्या हैं कि आप वेस्ट साइड चले जाएं, आपको सड़कों रोडों में दोनों तरफ आपको बड़े बड़े ट्रक्स नज़र आएंगे, पार्क खड़े हैं, उनकी मशीनरी पार्क सड़कों पे खड़ी हुई है। वो तो जो सड़क लोगों के चलने के लिए वो उन्होंने मैकेनिक शॉप्स बन गए सारे। उसके लिए क्या करना है, आपको पूरा यहाँ का ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट करना है, आपको बड़े टैंकर्स, आपके जितने भी कंटेनर यहाँ से शिफ्ट करने हैं। अब वो शिफ्ट करने के लिए वो एक अलग चैलेंजेस हैं। तो कराची को चैलेंजेस जितने बड़े हैं उस हिसाब से हुकूमत सिंध दिन रात मेहनत कर रही है। और ये मैं इसमें कोई मायूसी नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत सिंध फोकस्ड है, ये जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। इसमें लोग मायूस ना हो, ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट उनका हर हाल में एक एक चीज़ को गवर्नमेंट टेक करके शरीफ साहब, ये एक सवाल यहाँ से मिलेगा। वो जनरल सेक्रेटरी साहब को कब से मैं बोल रहा हूँ, हाँ। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत गवर्नर सिंध से सख्त नाराज है और गवर्नर सिंध के इस्तीफा का भी मुतालबा कर रहा है, उसकी हटाने की भी कोशिशें हो रही हैं। कहाँ तक सदाकत है, किस हद तक आप गवर्नर को हटाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुताबिक है? यार इत्तलात आपके पास है, पूछ मुझसे रहे हैं आप। आपने बोला इत्तलात, आप मुझे, मैं आप सवाल है ना, अच्छी तस्दीक करें, भाई मेरे पास इत्तलात नहीं है। आप मतलब इसमें कोई मैं आप जवाब में सुन तो लें। मैंने कहा मेरे पास इत्तलात नहीं है। यस, मैंने ये बात ज़रूर कही, मैंने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में भी कही कि जी वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें कि अगर आपके इत्तेहादी, आपके वफाकी वज़रा जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, वो अगर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो हज़ारा साई करें, वो जो है उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करें, साजिशों में मसरूफ़ हों और झूठ पे मुबनी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हों, तो मैं समझता हूँ तो ये बायस तशवीश है। कल भी परसों में देख रहा था इनके फ़ारूक सत्तार साहब गुल प्लाजा के जो कमीशन के बाहर आके जज साहब के ख़िलाफ़ झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। आपने देखा, किसी ने नोट किया? झूठ बोल रहे थे कि जी वो मैंने जज साहब को बोला कि जी ये फाइलें मेरी लें, और जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और जब कोई सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखी तो जज साहब से जब उन्होंने कहा कि ये फाइल ये मैं कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि आपके TOR में लिखा हुआ है, तो मौजूद जज साहब ने उनको फरमाया कि अभी मेरी प्रोसीडिंग चले, प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएंगी जब, फिर मैं आप सब लोगों से जो दरख्वास्तें, जो आपको मटीरियल है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं सुनूंगा, ये उससे पहले उनको कंट्रोवर्शियल करने के तैयार है। तो ये इनका वतीरा रहा है, ये फारूक सत्तार टाइप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका ये वतीरा रहा है कि जी आप इतना बड़ा झूठ। और वो कुदरती वो वीडियो आ गई सामने कि कोर्ट में जो है उनको जज साहब ने क्या फरमाया, तो इनका काम प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना। और ये जितने भी, अब मैं क्या बोलूँ, सियासी यतीम जितने भी अब जमा हो गए हैं ना, तो इनका काम ही ये रहा है। जी संजय साहब। अभी तक जैसा कोई इरादा नहीं। हालांकि सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, जिसने एयरपोर्ट बनाया। आज तक वो भी किसके लिए? थर पार्कर के कोयले के लिए, थर पार्कर के बिजली के लिए। पाकिस्तान की वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने एयरपोर्ट बनाया। आज तक पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने एयरपोर्ट नहीं बनाया। शकील साहब ये बताइएगा कि काजी साहब को जो वफाक जो है वो अभी तक बिजली की कीमतें मुकर्रर करता रहा या डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से फैसले हैं, अब आप यहाँ सूबे में होंगे या अभी
अभी इस तरह की तब्दीली नहीं है। शकील साहब जी। ये बताएं कि जैसे कि आपने पुलिस फोर्स का जिक्र किया, क्या कोई सियासी जमात भी अपना कोई फोर्स बना सकती है क्या? क्योंकि अभी ये इतलात आ रही है, आज हेडलाइन भी थी कि पीटीआई ने खान साहब की आज़ादी के लिए आज़ादी फोर्स तश्कील दे दिया है और उसमें हज़ारों, उनका कहना है कि उस फोर्स में लोग शामिल हैं जो कि फोर्स की सूरत में इस्लामाबाद आएंगे। तो क्या सियासी जमात फोर्स बनाकर हमला कर सकती है? आपके जो गर्म जोशी सवाल से आप एक्सपेक्ट करें कि गर्म जोशी जवाब वो नहीं मिलेगा। वो वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी TUR जो है वो देखेगी कि क्या सियासी जमात कोई फोर्स बना सकती है कि नहीं बना सकती। जी जमाल साहब। सर मेरी गुजारिश ये है, आपने अभी खुद ही कहा कि वफाकी वज़रा और गवर्नर यहाँ सिंध में बैठकर सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दोबारा आपने बोला असेंबली में ये बात हुई। हैरतनाक बात ये लग रही कि आप वफाकी हुकूमत में कादी हैं। क्या इस मामले पे आप अभी तक इतने दिन गुजर गए, वज़ीर आज़म से या वफाक से कोई बात नहीं की कि उनको रोका जाए या उनको शटअप कर दी जाए? क्या इस तरह लोग जमाल साहब आपको पता नहीं हम वफाकी हुकूमत के तादी नहीं है। हम वफाकी हुकूमत के तादी नहीं है। वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स। हम सिर्फ जो है कि ये जमहूरी निज़ाम चले, पार्लिमानी निज़ाम चले, इसलिए हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स।